तो बच्चों हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, मतलब एक चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू इस तरफ ले लिया मैंने, एक चार्ज प्लस क्यू एंड एक चार्ज माइनस क्यू। तो दो पॉइंट चार्ज लिए मैंने जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं और वो कुछ डिस्टेंस पे रख दिए गए हैं इस तरह से, लेकिन उनकी जो नेचर है वो ऑपोजिट है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू। बाय डेफिनेशन जो हम डाइपोल बोलते हैं वो जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच बहुत छोटी होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है और ये जो चार्ज हैं वो फिक्स्ड है एक तरह से, ये मूव नहीं करेंगे रिलेटिवली, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी यहाँ पे चार्ज के बीच में। तो आप कह सकते हैं डेफिनेशन के लिए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये टर्म कहाँ से आया? एक्चुअली नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे यू कैन से मॉलिक्यूल्स हैं लाइक NaCl, तो उसमें एक पॉजिटिव पोल है एक नेगेटिव पोल है, Na+ एक पॉजिटिव पोल है, Cl- एक नेगेटिव पोल है, तो एक तरह का वो नेचुरल डाइपोल है। ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी जहाँ नेचुरल डाइपोल आपको मिलेगा और डिस्टेंस उनकी बहुत कम है। तो इनकी वजह से जो इन्फ्लुएंस होता है सराउंडिंग में वो हम कैसे स्टडी करें, इसके लिए हमने ये डाइपोल का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली तैयार किया है। तो हम उसको अब समझते हैं मैथमेटिकली क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने डिफाइन किया -q और q चार्ज का, इनके बीच की डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2l, l और l मतलब पूरी 2l, इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल की जो इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी p, और जो p की वैल्यू है वो है q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और जो p की डायरेक्शन है वो है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। इसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तो जो इसका जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ डाइपोल या डाइपोल मोमेंट, वो है p। तो p की जो वैल्यू है वो इतनी होती है। तो आप याद रखें, इसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होगी -q टू +q। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट एक डाइपोल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग डाइपोल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। तो पहले हम लोग फील्ड पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो अलग अलग पोजीशन पे निकालते हैं। तो ये वाली एक पोजीशन ये वाली है, इसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ डाइपोल, और एक पोजीशन ये वाली है, इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी लेंथ का। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है और ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहले हम एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो एक्सिस पे कोई पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है, आप चाहें तो उसका नाम रख लें पॉइंट A, उस पोजीशन पे निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऑन द एक्सिस
क्या करेंगे, तो आप देखिए ये प्लस क्यू की वजह से एक फील्ड होगी यहाँ पे, सपोज E1, एक माइनस क्यू की वजह से होगी सपोज E2। आपको दिख रहा है जो E1 है वो ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस क्यू से ज़्यादा पास में है वो पॉइंट, तो नेट फील्ड जो आएगी वो होगी E1 माइनस E2। सिंपल सी बात है, दिख रहा है वहाँ पे। तो अब वैल्यू डाल देंगे हम, E1 की जो वैल्यू आएगी KQ डिवाइड बाई, देखिए हमें यहाँ पे स्केलर वैल्यूज लिखनी होगी क्योंकि हमने डायरेक्शन को पहले ही मैनेज कर लिया। तो E1 E2 की जो वैल्यू डालनी है वो मैग्नीट्यूड में डालनी है, हमने पहले से ही डायरेक्शन को मैनेज करके माइनस यूज़ कर लिया वहाँ पे। तो यहाँ पे E1 की जो वैल्यू है वो KQ डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो KQ डिवाइड बाई R माइनस L स्क्वायर। अब जो E2 की वैल्यू होगी कितनी होगी बच्चों, KQ डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक R प्लस L स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें ये सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो E की वैल्यू आएगी KQ, यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं, R माइनस L स्क्वायर R प्लस L स्क्वायर। ऊपर आएगा, इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं ऊपर, तो जब आप ओपन करेंगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस और प्लस 2RL, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो दिस विल बी KQ 4RL बाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट होता था Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी Q इंटू 2L। तो इसको लिख सकते हैं हम 2K और एक 2 यहाँ यूज कर लिया P और R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ये रिजल्ट निकल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो 2kPr डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकल के आई। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात की जाए तो आपको दिख रहा है सीधे तरीके से जो फील्ड जो आई है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल P की डायरेक्शन में है। देखिए P की डायरेक्शन में फील्ड आई है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में कहा जाए तो हम इसको ऐसे कह सकते थे 2kP बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे। वेक्टर फॉर्म में जो फील्ड आ रही है वो हमेशा P की डायरेक्शन में आ रही है। देखिए मैं लेफ्ट डायरेक्शन में लूँगा तब भी सेम रिजल्ट आएगा। अभी मैंने राइट डायरेक्शन में बताया, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता तो भी माइनस की वजह से फील्ड ज़्यादा होती और प्लस की वजह से यहाँ फील्ड कम होती, तो नेट फील्ड जो है वो P के डायरेक्शन में ही आती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट डायरेक्शन में ऐसा होगा, लेफ्ट में भी ऐसा ही होगा। जो नेट फील्ड होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब ये नेट रिजल्ट आए। अब इसमें एक दूसरी चीज़, नॉर्मली जो R होता है, जो स्मॉल r, वो L से बहुत ज़्यादा होता है। तो R ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन L अगर हम यूज़ करें वहाँ पे, इफ़ ए स्मॉल r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो वो रिजल्ट बनेगा नीचे एक R यहाँ है और नीचे हो जाएगा R टू द पावर 4, तो ये बचेगा ये। तो आप देख रहे हैं रिजल्ट आया है 2kP बाई R क्यूब। और वेक्टर में भी हम कह सकते हैं जो डायरेक्शन होगी वो P की डायरेक्शन में होगी। स्केलर में कहते तो हम सिंपली 2kP बाई R क्यूब कह देते, तो वेक्टर में हम कहेंगे तो P की डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो आप इस लाइन पे कहीं भी चेक करें, चार्जेस के बीच में नहीं करना, चार्जेस के बाहर, उस साइड और इस साइड। तो जब हम देखेंगे तो इतनी फील्ड वहाँ पे निकल के आए। अब हम देखेंगे कि
बीच वाली लाइन पे यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी वो। हाँ बच्चों, देखते हैं हम लोग फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ये लाइन जो चार्ज के बीच में सेंटर से पास करती है और परपेंडिकुलर है। तो इससे सेंटर से आर पोजीशन पे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है कि दोनों की फील्ड अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस यूज़ करनी होगी। सिमेट्री से हम देख रहे हैं कि दोनों फील्ड बराबर आएंगी, लेकिन डायरेक्शन इस माइनस की वजह से फील्ड ऐसी आएगी और इस प्लस की वजह से यहाँ फील्ड ऐसी आएगी। तो दोनों के मैग्नीट्यूड मान लिए हमने ई नॉट है लाइक दिस। मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो अल्टीमेटली नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आने वाली है और वो होगी 2E0 cos थीटा, क्योंकि साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फील्ड जो आने वाली है वो इस तरफ आने वाली है। आप कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट से ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली है और वो वैल्यू होगी 2E0 cos थीटा। अब हम वैल्यू निकालते हैं E0 की। ये L है, ये L है, तो E0 की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए ये डिस्टेंस आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E0 होगा के क्यू डिवाइड बाई उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। हमने फॉर्मूला यूज किया है के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इतनी आपने यहाँ पे जो नेट फील्ड निकाली है वो हो गई 2E0 cos थीटा और डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट टू P। अब E0 की वैल्यू यहाँ यूज की, cos थीटा की वैल्यू अब यहाँ से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखिए ये L है और ये आपका R है, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस R। तो cos थीटा हो गया L डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो दिस इज अल्टीमेटली 2QL को हम P लिख सकते हैं और 1 + 1/2 पावर हो गई 3/2। So this is the net electric field at equatorial position at a position R। लेकिन अगर वेक्टर में कहा जाए तो ये जो फील्ड होगी वो P से ऑपोजिट होगी। तो वेक्टर इक्वेशन अगर हम लिखें तो हम एक माइनस यहाँ लगा दें, लाइक दिस। तो अगर हम वेक्टर में इक्वेशन को लिखेंगे तो माइनस वहाँ पे यूज़ कर देंगे, क्योंकि E की डायरेक्शन P की डायरेक्शन से अपोजिट है। अब इसमें हम यूज़ करें, यूजुअली जो डिस्टेंस है वो लेंथ से बहुत ज़्यादा होती है, तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन L अगर यूज़ करें तो फील्ड आएगी -KP डिवाइड बाई, अब यहाँ R⁻³ हो जाएगा। अगर हम स्केलर में लिखें तो सिंपली KP/R³। तो फील्ड आई वेक्टर में -KP/R³, स्केलर में सिंपली KP/R³। अभी हमने निकाला है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो इतनी ही फील्ड आएगी। अगर मैं इसको यहाँ नीचे देखता तो भी इतनी आती, इस तरफ आती P से ऑपोजिट। मतलब अगर ऐसे डाइपोल है यहाँ पे फील्ड इस तरीके से आएंगी लाइक दिस। और जैसे जैसे आप दूरी पे जाएंगे वो फील्ड की वैल्यू वहाँ पे कम होती चली जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड आएंगी वो ऐसी आएंगी लाइक दिस। फील्ड कम होती चली जाएगी, जैसे ऊपर वैसे नीचे। तो इसे मैंने ये 2 डायमेंशन में देखा। अगर 3 डायमेंशन में देखें तो एक जो इक्वेटोरियल एक प्लेन होगा, पूरा एक प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन, और उस प्लेन पे अगर आप देखें तो फील्ड हर एक पर्टिकुलर सर्कल में देखें तो सेम फील्ड आएगी और इस तरीके से P से ऑपोजिट आएगी। और फिर आप ज़्यादा दूरी पे जाएंगे तो फिर और छोटे छोटे एरोज सर्कल में P से ऑपोजिट आएंगे। तो एक इक्वेटोरियल प्लेन कह सकते हैं हम ये यहाँ पे जो
बाइसेक्ट कर रहा है इस डिस्टेंस को। तो 3 डायमेंशन में अगर हम कहें तो एक इक्वेटोरियल प्लेन है और वहाँ पे जो फील्ड है वो P से ऑपोजिट है, उस पूरे प्लेन में जो फील्ड है वो P से ऑपोजिट है और परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, इस तरीके से। तो ये हो गई फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन। अब अगर हमें एक जनरल पॉइंट पे, एक जनरल कोऑर्डिनेट r थीटा पे अगर फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, देखते हैं। फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डायपोल मोमेंट है इसके कंपोनेंट हम कर लेते हैं। सपोज दिस एंगल विल बी थीटा हियर, तो P के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये होगा P cos थीटा और ये आएगा P sin थीटा। तो अब इस P cos थीटा को अगर आप देखें तो इस डायपोल के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी एक्सिस पे, आप ऐसे सोचिए, ऐसे। तो यहां पे जो फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी बिकॉज ऑफ दिस, और फॉर्मूला यूज होगा 2kpr3, P की जगह P cos थीटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से ऐसी फील्ड आएगी। अगर हम P sin थीटा देखें, ये वाला, P sin थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है, आप देखें ये इक्वेटोरियल लाइन है। फॉर दिस डायपोल दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे जो फील्ड आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस, वो बिल्कुल आपको पता है डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट आएगी, यानी इससे ऑपोजिट। तो इसको हम कह देते हैं E2। अब हम इस पॉइंट पे दिखाएं तो E2 ऐसे आएगी और वैल्यू होती थी kpr3। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं E1 बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट, that is 2kp cos theta by r cube। E2 because of this component kp sin theta, इसका डायपोल मोमेंट p sin theta डिवाइड बाई r। हमने फॉर्मूला यूज किया है फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l, जो अभी हमने ड्राइव किया था, उसको यूज करके E1 E2 निकाल लिया। तो अब नेट फील्ड कितनी होगी, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो नेट फील्ड होगी। तो यू कैन से E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करेंगे तो kpr3 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे kp/r3, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया हमने। तो ये नेट फील्ड आ गई। So this is the net electric field at any general position r theta। आप इसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 डाल दें तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 90 डाल दें तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी, ये वाली पोजीशन। और अगर थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दें आप आसानी से फील्ड निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर डायरेक्शन तो बता ही नहीं आपने, तो मैग्नीट्यूड निकाल दी, तो डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो आपको पता है कि tan अल्फा हम निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा विल बी दिस डिवाइड बाई दिस। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, तो tan अल्फा विल बी E2, दिस इज E2 डिवाइड बाई E1, दिस डिवाइड बाई दिस। अब E2 बाई E1 अगर हम करेंगे दिस डिवाइड बाई दिस, तो एक तो tan थीटा आएगा और एक हाफ आएगा, तो हाफ tan थीटा। तो आप कह सकते हो अल्फा इज tan इनवर्स हाफ tan थीटा। रेडियन में आएगा, इनवर्स लेंगे तो इतना एंगल वहां पे होगा इस डायरेक्शन में। नेट फील्ड का r वेक्टर से इतना एंगल वहां पे बन रहा होगा। तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी बच्चों डायपोल की। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो सीधे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं वो तो आप कर ही लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मान लो एक माइनस क्यू जो है वो ऑरिजिन पे है और प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज प्लस क्यू की जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 4 राइट, और ये ऑरिजिन है। अभी आपसे इसके सेंटर से और ये वेक्टर दिया है आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए। वेक्टर आर डायपोल के सेंटर से लिया गया है और इस पोजीशन पे आपको फील्ड पूछी है। तो आपको पता है कि आपका जो पी वेक्टर है वो ये है, इस वेक्टर ये आपका डायपोल है। अब इस पोजीशन पे फील्ड पहुंची और मान लो कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, आप यूज कर सकते हैं। तो आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2kp/r³ इसको यूज़ किया सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि एक्सियल पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में इतनी, ये एक्सियल पॉइंट है इस डायपोल के लिए, तो हमें वैल्यू डालनी है यहाँ पे p की और r की। तो r में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि r जो वेक्टर होता था वो सेंटर से ही लेते थे, तो सेंटर से ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे 2k, अब p डालना है आपको, तो p ये वाला वेक्टर है। क्या था? p जो वेक्टर था वो था -q2 + q, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो p जो वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर कितना है बच्चों? 3i + 4j डिवाइड बाई r की जगह हम सिंपली ये r इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। So this is the field at that position A. सिंपल, हमने यूज कर लिया 2kp/r³। अगर ये r ना देके यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दिया होता मान लो इस लाइन पे, तो हम r निकालते फिर इस कोऑर्डिनेट से और इस कोऑर्डिनेट को यूज करते, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। लेकिन अगर ऐसे दिया है तो हम इसको निकाल सकते थे, ये वेक्टर E इस पोजीशन। और भी क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बोलूं, यहाँ पे Q है और यहाँ -Q है, यही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अभी आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी फील्ड होगी सेंटर से R तक। अभी आपको निकालनी है फील्ड उस पोजीशन पे। तो ये आप लोग करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें। एक और क्वेश्चन, मान लो एक डायपोल ऐसे है P1 और एक डायपोल ऐसे है P2, ये एंगल है थीटा। आपको यहाँ पे फील्ड चाहिए, ये पोजीशन कुछ दे रखी है, सपोज 4, 5, सपोज ये पोजीशन, ये ओरिजिन है। P1 P2 आपको गिवन। अब इस पोजीशन पे आपको फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे? इसकी तो एक्सियल पोजीशन और इसके लिए फिर कंपोनेंट करके जो रिजल्ट आता था वो करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो तो ऐसी ही आएगी, लेकिन इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो हमें कंपोनेंट से करना पड़ेगा। तो जो P2 cos थीटा होगा वो एक फील्ड देगा यहाँ पे, और जो P2 sin थीटा होगा वो इस तरफ फील्ड देगा, सपोज E3। अभी जो नेट फील्ड होगी
वो इनका रिजल्ट होगा। तो अभी जो नेट फील्ड आएगी तो जो हमने डेरिवेशन किया था उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये एंगल भी आप निकाल सकते हो tan अल्फा इज E3 डिवाइड बाई E1 प्लस E2। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं नेट फील्ड, डायरेक्शन, ये सब काम हम कर सकते हैं। आप वैल्यूज़ कैसे डालनी है तो आप देखेंगे जो E1 होगा वो एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 2K P1 बाई R3, और जो E2 होगा इसकी वजह से जो P2 कॉस थीटा की वजह से वो भी एक्सियल पोजीशन होगा, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और तीसरा जो इक्वेटोरियल पोजीशन है P2 साइन थीटा की वजह से उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फाइनली हम आंसर निकाल सकते हैं।